Hello everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to start a new topic which is related to meaning, purpose and scope of interpretation of statutes. This is my personal recommendation. Whenever we are studying any subject, you should know its little background, what its subject means. किन किन चीज़ों से वो डील करते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन गो इट इनटू इट्स डेप्थ, तभी वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. पहले बताऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स. जब भी हम कोई स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ड्स रहते हैं बहुत ज़्यादा अनक्लियर रहते हैं, एम्बिग्युइटी रहती है उन वर्ड्स में, अनसर्टेन रहता है मीनिंग, एक ही वर्ड के डुअल मीनिंग आ रही होती है, तो कौन सा मीनिंग प्रेफर करना होता है. तो ऐसे सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन आती है. इंटरप्रिटेशन प्लेज अ रोल. इंटरप्रिटेशन उस एम्बिग्युइटी को हटाएगा, इंटरप्रिटेशन उस अनसर्टेनिटी को हटाएगा, एंड देन वी विल गेट द ट्रू मीनिंग कि क्या लेजिस्लेचर ने एक्चुअली में इंटेंड किया था वाइल पासिंग दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट. अब ये जो इंटरप्रिटेशन का कंसेप्ट है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा नया कंसेप्ट नहीं है. ये हिंदू सिविलाइजेशन में बहुत पुराने टाइम से जैमिनी ने श्रुतिस को इंटरप्रेट करने के लिए रूल्स बनाए थे. सो इससे आइडिया लगता है कि इंटरप्रिटेशन कितना पुराना कंसेप्ट है. अब बात करते हैं हम लोग सेलमेंट की लैंग्वेज में और कुली की लैंग्वेज में. इस स्लाइड में सेलमेंट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोड को ट्रू मीनिंग पता चलता है लेजिस्लेचर का. कूले के हिसाब से इंटरप्रिटेशन एक आर्ट है जिससे हमें पता चलता है किसी भी वर्ड का ट्रू फॉर्म क्या है. आई होप मीनिंग इज क्लियर. नाउ लेट्स कम ऑन इट्स पर्पस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो जो सबसे पहले इसका पर्पस ये है लेजिस्लेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड. जो लैंग्वेज रहती है लेजिस्लेचर की वो कॉमन मैन को नहीं समझ आती हमेशा, तो ऐसे में जुडिशियरी ही उसे इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग कॉमन मैन तक कन्वे करती है. दूसरा लेजिस्लेटिव इंटेंट. कभी कभी वर्ड कुछ और लिखा रहता है लेकिन जो एक्चुअल इंटेंशन रहता है लेजिस्लेचर का वो उस वर्ड से नहीं पता चल पा रहा होता है. तो ऐसे सिचुएशन में इंटरप्रेट करके हमें जुडिशियरी को ट्राई करना चाहिए कि वर्ड को उसका एक्चुअल मीनिंग मिले. तीसरा इंटीग्रेसीज ऑफ द स्टैट्यूट्स. कभी कभी जो स्टैट्यूट्स रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे लीगल जार्गन्स यूज रहते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स ऐसे यूज रहते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को नहीं समझ आ पाएगा जब तक उसके पास डीप नॉलेज ऑफ लॉ ना हो. तो ऐसे सिचुएशन में जुडिशरी इंटरप्रेट करती है और उसे इंटरप्रिटेशन के थ्रू वी आर स्टडिंग नंबर ऑफ केसेस, राइट. देन ओनली वी आर गेटिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट. देन लेस कवरेज ऑफ सम स्पेसिफिक एरियाज बाय द लेजिस्लेशन. कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है, अब ये पॉसिबल थोड़ी है कि लेजिस्लेचर के लिए कि हर एक एस्पेक्ट पे स्टैट्यूट के उतना ही फोकस दे पाए. ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या पता बाद में पता चलता है कि एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो ऐसे में हम ये डिफेंस तो नहीं ले सकते इसके ऊपर लॉ नहीं है, ऐसे में जुडिशरी आएगी. देन कभी कभी ड्राफ्टिंग एरर्स भी हो जाते हैं, तो उन ड्राफ्टिंग एरर्स को नज़रअंदाज करने के लिए, सही से समझने के लिए इंटरप्रिटेशन काम आता है. कभी कभी जो रूल्स है तो इनकम्प्लीट रहता है, कंप्लीशन नहीं रह पाता, तब भी इंटरप्रिटेशन आगे आता है. तो ये कुछ पर्पस हमने पढ़ा कि क्या पर्पस है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का. इन दिस स्लाइड आई हैव रिटन इन शॉर्ट दैट व्हाट आर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विच यू कैन यूज इट लेटर फॉर द रेफरेंस. सोसाइटी इज़ वेरी डायनामिक. हमेशा ऐसे नहीं होता है कि हमारे पास हर चीज़ से रिलेटेड लॉ बना ही हो. कभी कभी ऐसे आ सकते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर कोई प्रॉपर लॉ नहीं रहता. तो अब सोसाइटी इतनी ज़्यादा डायनामिक है, तो कभी ऐसा कोई केस अराइज होता है जुडिशरी के सामने, तो क्या जुडिशरी ये डिफेंस ले सकती है कि इसके ऊपर तो लॉ ही नहीं है? नो, जुडिशरी डिफेंस नहीं ले सकती. और ये हमेशा पॉसिबल थोड़ी है कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि क्या पता लेजिस्लेचर ने भी ऐसी सिचुएशन को फोर्सी ना किया हो उस स्टैट्यूट को पास करते हुए. तो ये जो सोसाइटी जिस स्पीड से बढ़ रही है, लॉ भी उस स्पीड से बढ़े, इसका ध्यान जुडिशियरी रखती है थ्रू इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये लेजिस्लेशन में तो पॉसिबल नहीं है. तो एक तरीके का जो गैप क्रिएट हो जाएगा ना सोसाइटी और जो लॉ है सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उस गैप को कवर करने के लिए इंटरप्रिटेशन है. ओके, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे कि क्या स्कोप है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का. ये जजेस को हेल्प करता है कि किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है. ओके, क्या लेजिस्लेचर का इंटेंशन रहा होगा. लेकिन जजेस भी उसे इंटरप्रेट करेंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट, लेकिन ना ही तो बहुत ज़्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन करेंगे, ना ही तो बहुत ज़्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन करेंगे कि उसके अंदर वो भी मीनिंग दे दे जो कि कभी भी लेजिस्लेचर ने इंटेंट नहीं किया हो. देन दूसरा रीज़न
दूसरा स्कोप इसका ये है कि ये हार्मोनाइज करता है जो स्टैट्यूट में वर्ड्स यूज हुए हैं विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर सिर्फ हम लिटरली किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ओनली गेटिंग इट्स स्किन, नॉट द सोल। सो इंटरप्रिटेशन इज मस्ट टू गेट द सोल ऑफ दैट स्टैट्यूट। ओके, हियर आर हेडर्स फॉर द स्कोप ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हमें स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब जो वर्ड्स हैं वो उनमें क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुटी है, एक से ज़्यादा मीनिंग आ रहा है, और जो पढ़ के जो मीनिंग आ रहा है और जो ऑब्जेक्ट है स्टैट्यूट का वो आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वर्ड्स को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इससे रिलेटेड एक केस है, केस का नाम है RS नायक वर्सेस AR अंतुल है, 1984 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पढ़ते ही स्टैट्यूट को उसकी मीनिंग क्लियर हो एकदम क्लियरिटी के साथ, और जो ऑब्जेक्ट है स्टैट्यूट का उससे एकदम हार्मनी में है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट की प्लेनेस्ट ड्यूटी ये होगी कि उसे उसका लिटरल मीनिंग दे, ना कि उसे इंटरप्रेट करे। दूसरा केस है ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बॉम्बे 2002। इस केस में ये कहा गया कि अगर मीनिंग क्लियर है तो कोर्ट को अपने ऊपर ये टास्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसे इंटरप्रेट किया जाए, उस स्टैट्यूट को अमेंड किया जाए, ऑल्टर किया जाए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग अगर क्लियर है तो ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर मीनिंग में क्लैरिटी नहीं है स्टैट्यूट के तो ये सब करने की ज़रूरत है, उसके अलावा कोई और ज़रूरत नहीं है इसके। इसमें ब्लैकस्टोन का एक बहुत अच्छा व्यू था। ब्लैकस्टोन का ये कहना था कि अगर हमें किसी भी चीज़ का मीनिंग जानना है, जो वर्ड लेजिस्लेचर का इंटेंशन जानना है स्टैट्यूट में, तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या सब्जेक्ट मैटर है उस स्टैट्यूट का, ओके, सबसे बेस्ट तरीका बताया ब्लैकस्टोन ने। उसके बाद किस कंटेक्स्ट में वर्ड्स को यूज़ किया गया है, देन क्या इफ़ेक्ट है, क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्या स्पिरिट है उस लॉ का। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लेजिस्लेचर का इंटेंशन पता करें, सो वी विल डेफिनेटली गेट द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ये ब्लैकस्टोन का कहना था। जो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे लॉ में। जितने भी तरीके के गैप्स अराइज हो जाते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, उन सारे गैप्स को, जो भी कमी रहती है किसी भी स्टैट्यूट के पास होने में, उन सारे गैप्स को, उन सारी चीज़ को सही कौन करता है, जुडिशरी सही करती है, लेकिन किसके थ्रू, इंटरप्रिटेशन के थ्रू। जो जार्गन्स यूज़ होते हैं उनका ट्रू मीनिंग देना लोगों को, क्योंकि हम उसी पे रिलाई करेंगे ना जो हमें एक अथॉरिटी से जो चीज़ हमें बताई जाती है। सो इंटरप्रिटेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज पर्पस एंड स्कोप। नेक्स्ट वीडियो इज रिलेटेड टू स्टैट्यूट, कि क्या स्टैट्यूट क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. Knowing statutes is a very must thing. So this is the name of the case laws which I was telling about. Please stay connected for watching our next video. Please do like, share and subscribe our channel.